वक्फ एक्ट बनने के महज 11 दिनों बाद ही सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का अंबार लग चुका है। इन याचिकाओं में एक्ट का समर्थन भी किया गया है, तो बहुत सी ऐसी याचिकाएं भी हैं जो इस एक्ट की मुखालफत भी कर रही हैं। अब बुधवार यानी 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं को सुनेगा, लेकिन पहली तारीख यानी 16 अप्रैल को ही दोनों पक्षों की कोशिशें क्या होंगी। लेकिन इससे पहले ये भी जान लेते हैं कि वो कौन लोग हैं जो वक्फ एक्ट को लेकर पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद लाइव खुर्रम निजामी के साथ। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एएमआईएम के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, आप विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, समस्त केरल जमायतुल उलेमा, मौलाना अरशद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, अंजुम कादरी, तैयब खान, डीएमके, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, आरजेडी सांसद मनोज झा और जेडीयू नेता परवेज सिद्दीकी। तो समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर रहमान बर्क इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हरियाणा की सरकारें भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर वक्फ संशोधन कानून का समर्थन कर रही हैं। तो केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल कर दिया है। अब दोनों पक्षों की दलील कोर्ट सुनेगी और उसके आधार पर अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में देश के दिग्गज वकील जिरह करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, निजाम पाशा, विष्णु जैन, ये वो नाम हैं जो अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे और कोर्ट उसी पर विचार करेगी और अपना रुख तय करेगी। तो याचिका में यह भी कहा गया है कि ट्राइब्यूनल के न्यायिक शक्तियों को जिला कलेक्टर को सौंपना गलत है, जबकि ओवैसी ने अपनी याचिका में विधेयक की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। संसद में भी ओवैसी ने वक्फ बिल का विरोध किया था और प्रतीकात्मक तौर पर इसकी एक कॉपी भी फाड़ दी थी। वहीं कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर कर इस एक्ट को मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया है और इसी आधार पर चुनौती दी है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि ये कानून संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 24 धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 धार्मिक मामले के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक अधिकार और अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। ये उनकी याचिका में तकरीबन सभी याचिका ये बात कही गई है। तो जानकारों की माने तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रखवाला माना जाता है और सुप्रीम कोर्ट को ही तय करना होता है कि देश के संविधान में जो प्रावधान है उसका कहीं भी किसी भी हाल में उल्लंघन ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट के पास यह भी अधिकार है वह किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करता है और उसे ख़त्म भी कर सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम लागू होते हैं और एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के तहत ही सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को ख़त्म कर सकता है। तो क्या देश की सबसे बड़ी अदालत में वक्फ जैसे एक्ट को रद्द किया जा सकता है? ये तभी मुमकिन होगा जब कोई कानून भारत के संविधान के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। साथ ही अगर कोई कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ होता है तब भी सुप्रीम कोर्ट उस कानून को ख़त्म कर सकता है। जानकारों का ये भी मानना है कि वह कानून संविधान के आर्टिकल 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। ऐसे में आर्टिकल 25 भारतीय नागरिकों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संपत्ति और संसाधनों का प्रबंध करने का अधिकार देता है। ऐसे में अगर वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन बदलता है या इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाता है तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है। वक्फ कानून का विरोध कर रहे मुस्लिम संगठनों का दावा है कि यह एक्ट अल्पसंख्यकों को कमजोर कर सकता है और उनकी वक्फ संपत्तियों को सरकारी कंट्रोल में ला सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये साबित हो जाता है कि ये एक्ट मुस्लिमों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और गैर मुस्लिमों की बोर्ड में एंट्री होने से उनका अधिकार छिन जाएगा तो शायद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो फिर कोर्ट में मोदी सरकार का पक्ष मजबूत कितना है? दरअसल मोदी सरकार ये बताने में जुटी है कि वक्फ कानून में बदलाव वक्फ संपत्तियों में करप्शन के चलते किया गया है, जिसके चलते वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था और जो वाजिब लाभार्थी हैं वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे या फिर उनको नहीं मिल पा रहा था। एक्ट में बदलाव के बाद अब वक्फ संपत्तियों में ट्रांसपेरेंसी आएगी और ये मुस्लिमों के हित में लिया गया एक बड़ा कदम है। इससे किसी की भी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं हो रहा है और न किसी की
और ना ही किसी का धार्मिक हक भी छीन रहा है। इस आधार पर मोदी सरकार को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं को रद्द कर देगा, और अगर कोर्ट में मोदी सरकार का पल्ला भारी हुआ तो फिर वक्फ एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाएं रद्द हो सकती है। इन हालात में मुस्लिम संगठनों के पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी रास्ता है। अदालत अगर वक्फ कानून को लेकर कोई सख्त टिप्पणी करती है और कहती है कि मुस्लिमों को धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करना सही नहीं है, तो मुस्लिम संगठनों को सियासी बूस्टर मिल जाएगा और विपक्ष को भी। मुस्लिम संगठन पूरी मजबूती के साथ वक्फ एक्ट के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट के सामने मुस्लिम संगठनों को वक्फ एक्ट के खिलाफ रखने के लिए मजबूत आधार है, जिसके चलते ही मुस्लिमों को अदालत से काफ़ी और बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये बात साबित हो जाती है कि वक्फ कानून में किसी भी तरह से संविधान की मूल भावना को तोड़ा गया है, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये कानून रद्द कर दे। लेकिन अगर मुस्लिम संगठन साबित नहीं कर पाई तो फिर सरकार का पल्ला ही भारी नजर आएगा। जिस तरह से 3 तलाक में मोदी सरकार ये साबित करने में सफल रही कि 3 तलाक का ताल्लुक इस्लाम के मूल सिद्धांतों में है ही नहीं, इसी तरीके से वक्फ एक्ट को लेकर उनकी तैयारी है। ऐसे में मुस्लिम संगठनों को देखना है कि वो कैसे अपनी बातों को अदालतों में रखते हैं। तो मुस्लिम पक्षों को ये भी मालूम है कि अगर 3 तलाक में उनकी बात नहीं बनी थी तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड तो है ही, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था, रद्द कर दिया था। तो अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम एक बार फिर आपके जल्द सामने हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। अगर हमारी कोशिश बेहतर लगी तो हमको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।